स्टूडेंट्स, आज हम सिंप्लेक्स एल्गोरिथम को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। अभी तक आपने प्रोसेस देखा, उसके स्टेप देखे कि किस तरह से हम सिंप्लेक्स एल्गोरिथम में किसी एलपीसी के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो आज हम इसी बात को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीसी। देखिए यहाँ पर ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कांस्टेंट पार्ट ये है सब्जेक्ट टू कंडीशन। कांस्टेंट के दो इनइक्वालिटीज यहाँ पर इनइक्वालिटीज कांस्टेंट में लेस देन और इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू की इनइक्वालिटी हो सकती है और इक्वेशन फॉर्म में भी हो सकती है। तीसरा पार्ट जो एलपीसी का हम डिस्कस किया करते हैं वो है नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, जिसमें वेरिएबल नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमारी प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन की। ऑब्जेक्टिव फंक्शन 5x1 + 3x2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी एलपीसी को सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए हम उसे इनबिल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके तीन स्टेप हैं हमारे पास। फर्स्ट हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को स्टेप 1 में कन्वर्जन ऑफ द प्रॉब्लम इनटू दैट ऑफ मैक्सिमाइजेशन, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम मैक्सिमाइजिंग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रॉब्लम में ये मैक्सिमाइजिंग फॉर्म नहीं है। अगर ये मिनिमाइजिंग होता तो हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करके मैक्सिमाइजिंग में कन्वर्ट कर देते। हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो मैक्सिमाइजिंग है। सेकेंड, मेकिंग ऑल द DIs पॉजिटिव। सेकेंड स्टेप में हमने समझा कि हाँ रिक्वायरमेंट वेक्टर के सभी मेंबर्स पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पर रिक्वायरमेंट वेक्टर ये 15 10 मेंबर 15 10 पॉजिटिव है, तो हमें यहाँ पॉजिटिव बनाना ही नहीं है, ऑलरेडी पॉजिटिव है। अगर इनमें कोई एक नेगेटिव होता, मान लीजिए -15 होता, तो हम इस इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई करके ध्यान दें इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। अगर आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन लेस देन के साथ ग्रेटर देन हो जाता है और रिक्वायरमेंट वेक्टर के सभी मेंबर्स को पॉजिटिव बना देते हैं। ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ क्योंकि 15 और 10 जो मेंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो पॉजिटिव है, इसलिए सेकंड स्टेप हमारा पूरा होता है, मेकिंग ऑल द DI पॉजिटिव। अब स्टेप 3 के बारे में देखिएगा, कन्वर्जन ऑफ कांस्टेंट इनटू इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर जो कांस्टेंट पार्ट है ये लेस देन और इक्वल टू का है। तीसरे स्टेप पर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसे इक्वेशन फॉर्म में व्यवस्थित करना होता है। तो फर्स्ट कांस्टेंट देखिएगा आप, इनइक्वालिटी लेस देन और इक्वल टू के, इसमें हम अगर लेफ्ट साइड में इसमें कुछ ऐड करें तो वो इक्वल टू 15 होगा। सो वी रिक्वायर एक वेरिएबल, सपोज f3, तो यहाँ f3 ऐड कर देते हैं तो ये इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए 3x1 + 5x2 + f3 एक वेरिएबल हमने इसमें ऐड किया तो इक्वल टू 15। सिमिलरली सेकेंड इनइक्वालिटी में भी एक नया वेरिएबल f4 ऐड करेंगे हम, इक्वल टू 10 होगा। तो f3 तो का कोएफिशिएंट यहाँ 0 होगा, नो डाउट। नया वेरिएबल f4 ऐड करने पर इक्वल टू 10। फर्स्ट इक्वेशन में f4 का कोएफिशिएंट 0 होगा। ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और सिंप्लेक्स मेथड बाय एडिंग टू स्टेट वेरिएबल्स f3 एंड f4। f3 और f4 स्टेट वेरिएबल ऐड करके हमने लेस देन और इक्वल टू की इनइक्वालिटी को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ध्यान दें ये जो स्टेट वेरिएबल्स f3 और f4 मस्ट बी पॉजिटिव और इक्वल टू 0। तो नॉन नेगेटिव कंडीशन में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। और इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स में इनके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 होगी। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी इनको इंट्रोड्यूस करना होगा हमें। 5x1 + 3x2 ऑलरेडी गिवन, 5x1 + 3x2, बट न्यू वेरिएबल से वेरिएबल f3 और f4 के कोएफिशिएंट्स 0 लेने हैं यहाँ।
ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इस बात को याद रखिएगा। तो जो भी आप आर्टिफिशियल वेरिएबल, एक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल लेते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट मैट्रिक्स में वेरिएबल कोएफिशिएंट 0 ले लेना है, 0 प्लस 0। इस प्रकार की दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन एलपीसी। इस एलपीसी का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा और अब ये सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए तैयार है। ओके, तो नाउ स्टेप 4 पर आते हैं। इंट्रोडक्शन आर्टिफिशियल वेरिएबल एक यूनिट वो कब नीड होती है। देखिए हाँ, आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए देखिएगा। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए, फर्स्ट कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ x1 3, 5, सेकंड कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ x2 5, 2, थर्ड कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ x3 1, 0, फोर्थ कॉलम कोएफिशिएंट of x4 0, 1. This is say first column alpha 1, second column alpha 2, third column alpha 3, fourth column alpha 4. Alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4 आप activity vector. Okay, so now बेसिस में वेरिएबल कितने होंगे। n माइनस m को 0 बनाने के बाद n मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स 4, m मीन्स नंबर ऑफ इक्वेशंस 2, तो 2 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, तो 2 वेरिएबल्स को 0 बनाने के बाद 2 वेरिएबल कहते हैं। तो बेसिस में 2 वेरिएबल होंगे, तो बेसिस में 2 वेरिएबल होने के लिए उनके कॉरस्पॉन्डिंग हम बीटा 1 और बीटा 2 एक्टिविटी वेक्टर लेंगे। अगर हम बीटा 1 अल्फा 3 लेते हैं और बीटा 2 अल्फा 4 लेते हैं, बीटा 1 अल्फा 3 लेते हैं और बीटा 2 अल्फा 4 लेते हैं, तो हमारा बेसिस 0 1 और 1 0, 1 0 और 0 1 इकाई मैट्रिक्स प्राप्त होता है। यदि बेसिस में इकाई मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से प्राप्त नहीं होता है, तब हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ चूंकि 1001 दो क्रम का इकाई मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए में विद्यमान है, इसलिए हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होगी। ओके, एक चीज और मैं यहाँ बता दूं आपको, अगर हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल की आवश्यकता होती है और अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल का हमें किसी एक इक्वेशन में इंट्रोड्यूस करना पड़ता, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोस्ट मैट्रिक्स में वैल्यू 0 नहीं देनी है। बिग एन माइनस एन कोएफिशिएंट देता है, बिग एन प्लस एन बिग एन कोएफिशिएंट देता है। ये ध्यान रखिए, हम एक करके आपको बना दीजिए बात को समझिए। अभी हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल की आवश्यकता है। नेक्स्ट हम सिंटैक्स टेबल डिवाइड करेंगे। इनिशियल बेसिक वेरिएबल सोर्सेस टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल आईवीएफएस टेबल तैयार करेंगे और आईवीएफएस टेबल तैयार करने के लिए उसका फर्स्ट कॉलम सीबी डी एसपी फिर कॉस्ट मैट्रिक्स सीजे C1 C2 C3 C4 रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स बी B1 B2 सीबी CB1 CB2 है, बेसिस बी बीटा 1 बीटा 2 है, एचबी HB1 HB2 होता है। फर्स्ट कॉलम y1 जिसके मेंबर्स हैं y11 y21 y2 जिसके मेंबर्स हैं y12 y22 y3 y13 y23 y4 जिसके मेंबर्स हैं y14 y24। दिए गए स्टैंडर्ड इक्वेशन में देखिएगा B15 10 वो यहाँ लिखे जाएंगे, B के कॉलम में 15 10, ये B1 15 B2 10। बेसिस taking the initial basis B is alpha 3 alpha 4, हमने इकाई बेसिस में देना चाहा है 1 0 और 0 1, E1 this is E1, so this is E2, so alpha 3 alpha 4 replaces, so B is here, beta 1 is alpha 3, beta 2 is alpha 4, from here alpha 3 alpha 4, alpha 3 alpha 4 यहाँ लिखेंगे, so beta 1 is corresponding to x3 and then here alpha 3 is corresponding to x2, since x3 is x3, x2 is corresponding to b2 2 and x3 is corresponding to b2 2, so alpha 3 is corresponding to x3 and x2 is corresponding to x3 and x2 is corresponding to b2 2, so
which is alpha 4 is corresponding to x4. So B2 is x4. Again, xB1 is x3 is corresponding to C3. Here C3 is 0. The corresponding to number 5300 from here. 5300. C3 is 0. Here 0. Now xB2 is corresponding to 4 is corresponding to C4. It's 0 here. So here 0. ये पार्ट कंसेप्ट करने के बाद y1, y2, y3, y4 जब भी बेसिक इकाई मैट्रिक्स होगा तो एक्टिव वेक्टर्स ही ये मेंबर्स होंगे, यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऐसा का ऐसा हमें लिख के देना है। यहाँ पर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम 35 फ्रॉम हियर 35 52 सेकंड कॉलम 52 थर्ड कॉलम 10 so third column is 10 0 1 fourth column so fourth column is 0 1 after that calculate z minus t2 this is z minus t1 for first column for second column z minus t2 for third column z minus t3 for fourth column z minus t4 कैलकुलेशन के प्रोसेस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। z1 minus t1 means cb 5 cb 0 multiplied by 3 0 plus 0 multiplied by 5 0 minus this t1 5 so this is minus 5 similarly this 0 multiplied by 5 plus 0 multiplied by 2 minus 3 this value is minus 3 similarly 0 0 so decide entering vector most negative zj minus zj here minus 5 is most negative minus 5 this is negative this is also negative but most negative is minus 5 so this is corresponding to first column y1 first column so for j equals to 1 most negative is corresponding to j equals to 1 so alpha 1 corresponding to first column is alpha 1 activity vector is alpha 1 so alpha 1 is entering vector so entering vector is alpha 1 so alpha 1 is the entering vector हमने यहाँ एडिटिंग वेक्टर डिसाइड कर लिया। देन स्टेप 7 पर हम बात करते हैं टेस्टिंग कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। टेस्ट किया नेगेटिव है, अगर आर पॉजिटिव होते जेड माइनस सी फॉर इक्वल टू 0 होते तो दिस सॉल्यूशन क्या होता ऑप्टिमल, बट दिस सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल सो हमें स्टेप एक्स बताना होगा। सिलेक्ट किया हमने एडिटिंग वेक्टर। Step 9 determine the departing vector and key element। अब डिपार्टिंग वेक्टर और की एलिमेंट डिसाइड करेंगे। हमने एंटिंग वेक्टर अल्फा 1 डिसाइड कर लिया है। डिपार्टिंग वेक्टर के लिए हम रेशियो डिसाइड करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे xb1 अपॉन y1 yi की बात करते हैं। यहाँ j तय हो गया, j is 1 so xbi और yi थे here j is 1 this is 6 j is 1 so i1 I equals to 1 to 2 y1 1 और y2 1 now xb1 is here b1 which is 15 over y1 1 3 15 over 3 is 5 for I equals to 2 here is for 2 second row xb2 is b2 which is 10 over y21 is 5 so 10 over 5 is 2 so minimum ratio is 2 this is for r equals to 2 second row this is for r equals to 2 beta r is outgoing vector that is here beta 2 is outgoing vector beta 2 means alpha 4 here beta 2 means alpha 4 एक डिपार्टिंग वेक्टर जहाँ
एंट्री वेक्टर और आउटगोइंग वेक्टर का कॉलम रो ये इंटरसेक्ट करते हैं, वो एलिमेंट की एलिमेंट है। दिस की एलिमेंट रो एंड दिस की एलिमेंट here y21 which is 5. So therefore key element is y21 which is 5. So definition of the parting vector हमने तय कर लिया, this is alpha 4 beta 2 and key element is y21 which is 5. Then step 10 construction of new simplex. This is all table. All table के members में देखिए आप मतलब 0 but की एलिमेंट की रो में ये पार्ट चेंज होगा, रिमेनिंग पार्ट सेम, जैसे ये 0 अल्फा 3 3 सेम, 0 अल्फा 3 सेम होगा, बट की एलिमेंट रो में फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा 4 रिप्लेस बाय एंट्री वेक्टर which is entry vector is here beta 2 is departing and entry vector is alpha 1, so alpha 4 is replaced by alpha 1. फर्स्ट ये करना होगा, अल्फा 4 is replaced by alpha, ये ओल्ड टेबल, ओके मैं ओल्ड टेबल लिख रहा हूँ यहाँ पर 0 अल्फा 4 रखो 15 10 this is 15 10 3 5 3 5 5 2 1 0 0 1 from here 3 5 5 2 1 0 0 1 and this will be minus 3 minus 5 minus 2 0 0. Okay, so second सिंप्लेक्स टेबल हम तैयार करेंगे, अब सेकंड सिंप्लेक्स टेबल तैयार कर रहे हैं, दिस इज आईवीएस टेबल. सो एंट्री वेक्टर इज अल्फा 1 और डिपार्टिंग वेक्टर इज अल्फा 4. तो हम क्या कर रहे हैं, हमें ये सेम लिखेंगे 0 अल्फा 3 0 अल्फा 3 अदर देन की एलिमेंट रो. ओके, देन की एलिमेंट रो में हम अल्फा 4 इज रिप्लेस्ड विच इज डिपार्टिंग एंट्री इज अल्फा 1, so this alpha 4 is replaced by alpha 1 and corresponding to alpha 1 is x1 variable and corresponding to this x1 the cost number is c1 and c1 is 5. Here देखिए c1 is 5, this one this is c1 5, so this 0 is replaced by 5. इस प्रकार से ये पार्ट हम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद ये कैलकुलेशन से हमें करनी है. अब इन कैलकुलेशन के लिए एक शॉर्ट हमारे पास है कि की एलिमेंट, ध्यान रहे की एलिमेंट का कॉलम की एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग 1 आएगा हमेशा, इस 5 के कोरस्पोंडिंग 1 होगा की एलिमेंट 1 के कोरस्पोंडिंग और रिमेनिंग मेंबर उस कॉलम में 0 होंगे, रिमेनिंग मेंबर उस कॉलम में 0 होंगे. तो हम सर्वप्रथम ये कर लेते हैं. दूसरी बात यह है जो गौर करने वाली है, कॉलम कोरस्पोंडिंग टू 0 एलिमेंट की एलिमेंट हो और कोरस्पोंडिंग टू 0 एलिमेंट की एलिमेंट रो में कोई 0 अगर आपने नजर आता है, कोई 0 अगर कहीं है तो उस कॉलम को सेम लिख देना है, ये रूल सेम आएगा. तो दिस इज 1 देखिए इसमें 0 यहाँ है, इसमें ये कॉलम सेम होगा, न्यू में. ओके, तो ये दो कैलकुलेशन बड़ी आसानी से हमारे पास एक दो कॉलम तैयार हो जाते हैं यहाँ पर. नेक्स्ट हम सेकंड सिंप्लेक्स टेबल कैलकुलेशन ये करते थे ना, आप सामने देख रहे हैं. सेकंड का हमने ये तैयार कर चुके हैं, यहाँ का पेपर पार्ट, और इसमें मैं ये पहले 01 और 10 बता चुका हूँ आपको. लेकिन अब हम क्या करेंगे, की एलिमेंट को तैयार करेंगे. सेकंड सिंप्लेक्स टेबल में सबसे पहले की एलिमेंट को तैयार करेंगे, सबसे पहले. ओके, और की एलिमेंट टेबल में तैयार करने का तरीका है ओल्ड मेंबर्स में की एलिमेंट से डिवाइड करके. तो 10 को 5 से डिवाइड करें तो 2 को 5 से डिवाइड करें 0, मैं ऑलरेडी बताया इसका जरूर जाना है, 1 को 5 से डिवाइड करें तो इस प्रकार से की एलिमेंट को तैयार कर लेते हैं. अब रिमेनिंग रोज तैयार करेंगे. ये देखिए की एलिमेंट को तैयार है ऑलरेडी, यहाँ तक का पार्ट हम पहले कर चुके हैं. ये की एलिमेंट को अभी तैयार करनी है, ये पहले ही मैं इनके तरीका बता चुका हूँ आपको. अब हम रिमेनिंग ये मेंबर रिमेनिंग रोज का ये पार्ट बी वाला ये तैयार करना चाहते हैं, ये फाइंड करना चाहते हैं न्यू टेबल में.
तो उसका प्रोसेस देखिए जो हमने थ्योरी में पहले डिस्कस किया है। 15 - 10 multiplied by 3 divided by 5. 15 - 10 which is 9. So ये मेंबर 9 होगा न्यू टेबल में। ये हम पहले देख चुके हैं, जीरो है जीरो आना है। पुनः उसी प्रोसेस को देखिए, यहाँ नई टेबल में क्या मेंबर होगा? 5 - 2 multiplied by 3 over 5 which is 19 over 5. ये मैं पहले बता चुका हूँ, बनाना है क्यों प्रोसेस में देखिए 1 minus 0 multiplied by 3 over 5 which is 1. यहाँ देखिए 0 minus 1 multiplied by 3 over 5 which is minus 3 over 5. So this number is minus 3 over 5. इस प्रकार से ये हमारी सेकंड सिंप्लेक्स टेबल कंप्लीट हो गई। दिस इज सेकंड सिंप्लेक्स टेबल जिसके 5 अल्फा 1 ऑप्शन हमने चेंज किए थे, 0 अल्फा 3 ओल्ड टेबल किए थे। कॉरस्पॉन्डिंग ये 2 1 2 का 5 0 1 का 5 मेंबर प्राप्त हुए थे इसमें ये कॉरस्पॉन्डिंग। और 6 वाले जो अदर देन की एलिमेंट हो गए उसके मेंबर 9 19 और 5 -3 और 5 में प्राप्त हुए। ठीक, अब हम ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया फाइंड करने टेस्ट करने के लिए जो डिवाइन चीजें कैलकुलेट करेंगे। 0 multiplied by 0 minus 5 plus 5 multiplied by 1 minus 5 which is 0. ठीक, यहाँ के लिए Z2 minus C2 फाइंड करने के लिए 0 multiplied by 19 over 5 plus 5 multiplied by 2 over 5 minus 3 which is minus 1. यहाँ के लिए 0 multiplied by 1 plus 5 multiplied by 0 minus 0 which is 0. यहाँ के लिए 0 multiplied by minus 3 over 5 plus 5 multiplied by 1 by 4 5 minus 0 which will be 0. इस प्रकार की वैल्यू। अब हम चेक करेंगे क्या सभी नेगेटिव है, नो नेगेटिव है, नो, हियर दिस इज नेगेटिव, सो दिस इज नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अगेन दिस इज नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो थर्ड सिंप्लेक्स टेबल हमें क्या करनी पड़ेगी, एंटिंग वेक्टर डिसाइड करना पड़ेगा। मोस्ट नेगेटिव एंटिंग वेक्टर होगा दिस इज फॉर j equals to 2 by 2 equals alpha 2 is entering vector. Most negative for j equals to 2, so this alpha 2 is the entering vector. Now decide departing vector and key element, उसके लिए हम रेशियो देखेंगे। xb यहाँ here j is 2 entering vector j is 2 6 xb1 और first row xb1 और y12 xb1 is x3 9, here xb1 is 9, ध्यान दें ये होगा xb1 is 9 over y12 is 19 over 5, so 9 over 19 over 5 is 16 45 over 90. Here xb2 or y22 xb2 is x1 is 2 over 2 over 5 2 over 2 over 5 which is 5. So this is minimum ratio. 45 छोटा 19 और 5 में minimum क्या है, this one. So this is minimum ratio. So corresponding to beta 2, this is outgoing vector and this is alpha 3. So alpha 3 is this is beta 1, alpha 3 is the outgoing vector. This is for not r equals to 2, but correct it, this is for r equals to 1. And this is not r equals to 2, but this is for r equals to 1. So beta 1 and so new basis this is the डिपार्टिंग वेक्टर अल्फा 3 के साथ हम रिप्लेस करेंगे एंटिंग वेक्टर को। हमारा एंटिंग वेक्टर अल्फा 3 को नई टेबल देखिए, नई टेबल बनाने के लिए ये ओल्ड जो अभी देख रहे हैं सेकंड सिंप्लेक्स टेबल, सेकंड सिंप्लेक्स टेबल। थर्ड सिंप्लेक्स टेबल के लिए एंटिंग वेक्टर हमारा अल्फा 2 है, डिपार्टिंग वेक्टर अल्फा 3 हम तय कर दीजिए E11 19 over 5, जहाँ डिपार्टिंग वेक्टर और एंटिंग वेक्टर का
डिपार्टिंग वेक्टर की रो और एंट्री वेक्टर कॉलम जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं की एलिमेंट 19/5। की एलिमेंट रो के अतिरिक्त ये सब एडिटिव दिखेंगे 5 अल्फा और एप्सिलॉन। की एलिमेंट वाले में सबसे पहले हम अल्फा 3 के साथ रिप्लेस करेंगे अल्फा 2। अल्फा 2 के कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर जो वेरिएबल है वो x2 होगा। अल्फा के कोरस्पॉन्डिंग x3 था, बट अल्फा 2 के कोरस्पॉन्डिंग x2 होगा। x2 कोरस्पॉन्डिंग cos मैट्रिक्स C2 होगा और C2 इज हियर 3। दिस इज C1, दिस इज C2, C2 is 3, so this 0 replaced by 3। ये पार्ट कंप्लीट करने के बाद जैसा मैं बताया था आपको की एलिमेंट वाले कॉलम इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 रिमेनिंग 0 और 0। और मैं ये बता रहा था कि एलिमेंट रो में अगर कोई मेंबर 0 है तो उसका कॉलम सेम होगा। हियर दिस इज 0, सो दिस कॉलम इन न्यू टेबल विल बी सेम, सो दिस इज 0। अगर 0 यहाँ होता तो हम उसको सेम कॉलम कर देते, बट है नहीं। देन अब इसको हम रिमेनिंग की एलिमेंट वाली रो प्रिपेयर करेंगे। देखिए दिस इज की एलिमेंट रो, इसका ये मेंबर प्रिपेयर करने के लिए की एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे। 9 over 19 over 5 दिस इज 45 over 19। 1 over 19 over 5 5 over 19 minus 3 over 5 डिवाइड बाई 19 over 5 इज माइनस 3 over 19। की एलिमेंट वाली रो तैयार कर ली हमने। की एलिमेंट का भाग देकर प्रत्येक कोरस्पॉन्डिंग में, ठीक। देन रिमेनिंग तैयार करेंगे हम की एलिमेंट रो के अतिरिक्त रो तैयार करेंगे जो इस तरह। For this 2 minus 9 multiplied by 2 over 5 divided by 19 over 5. This will be 20 over 9. For this second देखिए 0 minus 1 multiplied by 2 over 5 divided by 19 over 5. This will be minus 2 over 19. इसमें नंबर के लिए देखिएगा 1 of 5 minus of 3 over 5 multiplied by 2 over 5 divided by 19 over 5. This will be 5 over 19। इस प्रकार से रिमेनिंग कर्व तैयार कर लेते हैं। This is second simplex table, this is third simplex table। अब वो फिजिबिलिटी फाइंड करें, देखते हैं जेड माइनस सी फाइंड करते हैं। जेड माइनस सी का तरीका क्या है, 3 multiplied by 0 minus 5 plus 5 multiplied by 1, this is 0। Again for this z2 minus c2, 3 multiplied by 1 plus 5 multiplied by 0 minus 3, this will be 0। For this 3 multiplied by 5 over 19 plus 5 multiplied by minus 2 over 19 minus 0, this will be 5 over 19। For this z4 minus c4, 3 multiplied by minus 3 over 19 plus 5 multiplied by 5 over 19 minus 0, this will be 16 over 19। Each z minus c is greater than or equal to 0 here। The solution at this situation is optimal, and this is the value of x1, this is the value of x2। Also here say see value of x3 is 9, value of x1 is 2। Here value of x2 is 45 over 19, value of x1 is 20 over 19। Remaining variable x3 और x4 are 0। जो बेस में वेरिएबल नहीं है उनकी वैल्यू हम 0 मानते हैं। सो x1 is 20 over 19, x2 is from here 45 over 19। Remaining other than variables other than base, non basic variables कह सकते हैं उनको x3 is 0 और 0 because 0। Hence the solution of the given problem is next z, हमारा next z ऑब्जेक्टिव फंक्शन था 5 x1 plus 5 3 x2।
So put value of x1 from here, value of x2 here. This is optimal solution. This is maximum value. This is process to solve a problem. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको हमने फॉलो किया है। यहाँ पे ये फॉर्मूले हमने अप्लाई करेंगे। ये देखो आप, ये जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, दिस माइनस दिस वन मल्टीप्लाइड बाई दिस ओवर दिस, बाई आर के और बाई आर के, बाई आर के और बाई आर के। तो ये हम अप्लाई करते हैं। ये पैटर्न है इस फॉर्मूले की, ये पैटर्न। ओके, थैंक्स। ये हमारा आज का चैप्टर था, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल लेकर किया है।